छोटी सी इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपका फोन साइलेंस मोड पे है तो भी आपने उसको हाथ में लेना नहीं है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी हो चुकी है कि फोन बंद है तो भी हम उंगली करते रहते हैं। ऐसे रख देना है बस आपको, इसलिए रख देना है कि जिंदगी में टाइम पास के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन सीखने के मौके बहुत कम मिलते हैं। सीखने का मौका मिलेगा तो ही जिंदगी बदलती है। आज हमारी जिंदगी की परिस्थिति क्या है कि नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, नशा हर चीज में है, हमें पीना ना आया। जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। अगर हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो दुनिया का एक स्लोगन है जिसको कोई काट ही नहीं सकता है, और वही कामयाबी का मूल मंत्र है। उसी पे मैं चलता हूं, उसी पे आपको चलना है। एक ही लाइन में सब कुछ आता है और वो मंत्र है काबिलियत इज इक्वल टू कामयाबी। काबिलियत इज इक्वल टू कामयाबी, ये दुनिया का स्लोगन कोई काट नहीं सकता है। अगर एक आदमी को 25,000 पगार मिलती है तो उसकी काबिलियत 25,000 की है। वो कहेगा मुझे सेठ ने 50,000 देना चाहिए, तो कोई दे रहा है तो भाई जा क्यों नहीं रहो, काबिलियत उतनी है। कोई अगर 50,000 कमा रहा है और 1 लाख क्यों नहीं कमा पा रहा है, क्योंकि 1 लाख कमाने की काबिलियत नहीं है। तो अगर हमें इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा कमाना है तो हमें सबसे पहले हमारी काबिलियत को बढ़ाना पड़ेगा। हम यहां पे क्यों आए हैं? हम यहां पर इसलिए आए हैं कि इस कंपनी से हम इतिहास बनाना चाहते हैं, हमारी तकदीर बनाना चाहते हैं, हमारे परिवार की परिस्थिति बदलना चाहते हैं, और वो बदलती है पैसे से। और पैसा इस कंपनी से आएगा, इस कंपनी से कमाना है, इसीलिए आप यहां पर इकट्ठे हुए हो। और वो कमाना है आपको, तो उसके लिए इस कंपनी में 2 ही चीज सीखनी पड़ेगी, उसी को काबिलियत कहते हैं। पहली चीज क्या है? प्रोडक्ट का ज्ञान, और दूसरी चीज कि बिजनेस का ज्ञान, पैसा आता कैसे, और तीसरी बात यह है कि काम कैसे करना है। इससे ज्यादा कुछ सीखने का नहीं है। तो आज अगर आप दिलो जान से इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आप ऐसी चीज यहां से सीख कर जाने वाले हैं जिसका आपको सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि आप लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हो। आप लाइफ टाइम हेल्दी रह सकते हो, ये पहला पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताइए, हेल्थ की कीमत क्या लगाते हैं हम? ये शरीर को तौलने के लिए पृथ्वी का साम्राज्य कम पड़ेगा, इतना कीमती ये शरीर है, लेकिन मुझे नहीं पता हम अपने शरीर की कितनी इज्जत करते हैं। तो आज हम इस प्रेजेंटेशन में यही सीखने वाले कि पहले हेल्दी कैसे रहना, वो सेशन रहेगा हमारा। सारे लोग जुड़े हुए होने के कारण बीच बीच में मैं बिजनेस के भी कुछ पॉइंट डालते जाऊंगा, क्योंकि यहां पर नए लोगों को नहीं, जुड़े हुए को बुलाया गया है। जुड़े हुए इसलिए आए हैं कि उनको पैसा कमाना है और हेल्थ कमानी है। तो चलिए शुरू किया जाए। हाँ, अभी मैंने शुरू नहीं किया था, ये तो मैं थोड़ा सा आपको अलर्ट कर रहा था। अभी शुरू किया जाए। कंपनी का नाम है ट्रू यूनिटी, और ये ट्रू यूनिटी कंपनी अभी इसको 1 साल पूरा नहीं हुआ। इस कंपनी का स्लोगन है कि फास्ट ट्रैक प्लान एंड फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट। अभी फास्ट ट्रैक का क्या मतलब होता है? सबको मालूम है फास्ट ट्रैक किसको कहेंगे? जिस ट्रैक पे आप फास्ट चल सकते वही फास्ट ट्रैक है ना। तो फास्ट ट्रैक मतलब फास्ट। तो यहां पर फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट है, फास्ट ट्रैक प्लान है, इसीलिए फास्ट ट्रैक है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी फास्ट ट्रैक है। पैसा आप कितना कमा सकते हैं यहां पर? एक दिन में 2,000 रुपया से लेकर एक दिन के अंदर 1,11,30,000 रुपया रोज कमा सकते हैं।
अब लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, थोड़ा ज्यादा हो गया। तो देखिए समझिए बात, सचिन तेंदुलकर को 100 रन बनाने कितने बॉल लगेंगे? 17 बॉल, ज्यादा से ज्यादा 17 बॉल। लेकिन सचिन तेंदुलकर का एवरेज रिकॉर्ड है 100 रन बनाने का 110 बॉल। 110 बॉल खेलकर 100 रन बनाता है, जबकि 110 बॉल में 660 रन बनते हैं। तो ये हमारा 1,11,30,000 रुपया, ये हमारा 110 बॉल है। अगर 1% काम होता है तो डेली 1,11,300 रुपया कहीं नहीं गया डेली। आप बताइए दुनिया में कौन सा बिजनेस है जिसको करने से रोज 1 लाख कमाया गया? और ऐसा अगर बिजनेस है भी तो उसमें कितने करोड़ लगाए होंगे ताकि रोज 1 लाख कमा सको? कोई बोलता है 1 लाख इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप जोड़ लो 1 लाख इंटरेस्ट के लिए कितना करोड़ बैंक में डालना पड़ेगा? 1% की नो, 1 करोड़ 1% है तो आपको 100 करोड़ रखना पड़ेगा ना। तो आप सोचिए, बिना करोड़ों रुपए लगाए, बिना कुछ किए, आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की आप सोच नहीं सकते हैं, जिसको हम देखने जा रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि इसमें सबसे बड़ा मजा है कि रोज पैसा आता है। मजा कब आता है? डेली अकाउंट में अगर पैसा दिखे तो कैसा रहेगा? मजा आएगा कि नहीं? क्योंकि डेली पैसा देखने से एक्साइटमेंट मिलती है। आज तक मार्केट में महीने में पैसा देने वाली कंपनी बहुत चली, तो जिसमें होता क्या है, देखिए हमारा ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन मिक्सिंग वाला है, इसलिए आप टेंशन मत लेना, मैं प्रोडक्ट पे कब बोलूंगा, मैं प्रोडक्ट पे ही बोलूंगा। हाँ, ध्यान रखिएगा। कंपनियां चलती थी महीने में पैसा देने वाली, जो कंपनी महीने में पैसा देती है उस कंपनी में आखिरी 7 दिन काम करते लोग। जो वीकली पे आउट कंपनी देती है ना, उस कंपनी में आखिरी 2 दिन काम करते लोग। लेकिन जो कंपनी डेली पे आउट देती है उसमें आदमी डेली काम करता है। ये बहुत जरूरी है। और यहां पे सबसे बड़ी मजा है कि जिस कंपनी में महीने में जितना पैसा मिलता है उससे कई गुना ज्यादा एक दिन में यहां मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। एक बात बता दूं कि इस कंपनी में जो प्रोडक्ट है, पूरे एंटायर इंडिया में ये प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, एमएलएम में, और किसी के पास ट्रेडिशनल में भी नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट की अपनी मोनोपोली इस कंपनी के अंदर, जिसके चलते आपको कोई कंपटीशन मिलनी नहीं है। हाँ? अभी मैं एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट महंगा है, ध्यान दीजिए, तो अगर अहमदाबाद में आलू, पटेटो आलू अगर 500 रुपये किलो है, वडोदरा में 300 रुपये किलो है, राजकोट में 100 रुपये किलो है, तो क्या बोलेगा आलू महंगा है 500 रुपया? क्योंकि सभी लोग आलू बेच रहे हैं। जब ये प्रोडक्ट कोई बेच नहीं रहा तो प्राइस कंपैरिजन कहां से करोगे? और गलती से कर दी तो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, काला पानी, वो बोतलों में मिलता है, बोतलों में मिलता है, और वो महंगा है, हमारा उससे सस्ता है। एमएलएम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता दिया जा रहा है। मार्केट से सस्ता प्रोडक्ट दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी। अच्छा, आपको मजा आए फिर तो हर मिनट में बजाएगा, फिर मजा नहीं है। टेंशन मत करिए, बहुत ही जल्दी आएगा प्रोडक्ट पे। लेकिन क्या है, कुछ भी चीज में एंटर होने के पहले माइंड सेट अच्छा हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। देखिए ये स्लाइड को समझना बहुत जरूरी है, इसमें कड़वा सत्य है और असली सत्य है। देखिए क्लासिक फिलोसॉफी यानी जो चला आ रहा है, क्या चला आ रहा है? सदियों से परंपरा चली आ रही है, उसको क्लासिक थियरी कहते हैं। क्लासिक थियरी क्या कहती है? बचपन से 55 तक इंसान ने क्या सुना है? बीमार गिरेगे तो डॉक्टर के पास जाने का। सबने यही सुना? आपके चाचा, मामी, काका, पड़ोसी सबने क्या कहा? बीमार गिरेगी तो डॉक्टर के पास जाने का। क्या कभी किसी ने ये कहा कि अच्छा रहना है तो कहां जाना है? नहीं, किसी ने नहीं कहा कि अच्छा रहना है तो कहां जाना।
इसी फिलोसॉफी पे चलते हुए, ये क्लासिक फिलोसॉफी है, यही हमने एडॉप्ट की है, यही सिखाया गया है, जिसके कारण बीमार गिरेंगे तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है? आप बोलोगे पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को कैसा पता चलेगा कहां दर्द हो रहा है पेट में? उसको कैसा पता चलेगा पड़ोसी की गाड़ी है इसलिए पेट में दर्द हो रहा है? उसको तो नहीं चलेगा ना पता। तो डॉक्टर बोलेगा भाई सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, बेरियम टेस्ट ये सब करना पड़ेगा। उससे क्या होता है? डायग्नोस होता है, पता चलता है लीवर खराब है या स्टमक प्रॉब्लम है या स्प्लीन प्रॉब्लम है या गॉलब्लैडर प्रॉब्लम है, फाइंड आउट होता है। डायग्नोस कहते हैं उसको। कि जब बीमारी होती है ना, तो डॉक्टरों की फिलोसॉफी कैसी है कि हड्डी का डॉक्टर अलग, और पेट का दर्द और हड्डी के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। आपको पेट के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पेट के डॉक्टर को क्या कहते हैं बताओ? हाँ चलिए, वेरी गुड। लेकिन ट्रांसलेट करो तो पेट का डॉक्टर है, वजन नहीं गिरता। तो एलोपैथी के नाम में वजन है, उसके ट्रीटमेंट के नाम में वजन है, दवाई के नाम में वजन है, नाम ही समझ में नहीं आया, वजन है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजिस्ट पेट का डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, कार्डियक सर्जन, लंग्स, ऐसे डिवाइड होते जाता है। मुझे तो कभी कभी बहुत डर लगता है कि एक पेशेंट जाएगा आंख के डॉक्टर के पास, पता है ना आंख का डॉक्टर अलग और ईएनटी अलग होता है। ईएनटी अलग, आंख का अलग है, ईएनटी ईयर नोज थ्रोट अलग रहता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ तो डर लगता है मुझे कि जब आंख के डॉक्टर के पास गए और आपने बोला डॉक्टर साहब मेरी राइट आंख में तकलीफ है, बोलेगा देखो मैं लेफ्ट आंख का डॉक्टर हूँ, राइट के लिए आपको दूसरे के पास जाना पड़ेगा। आपको दूसरे के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आपको बात बताऊं, ये सिर से लेके पैर के नाखून तक कहीं भी अगर बीमारी है, कहीं भी, तो ये पूरी बॉडी एक फुल ऑर्गेनिक यूनिट है। अगर आपकी उंगली बीमार है तो आपकी शरीर बीमार है, अगर आपका पेट बीमार है तो आपका शरीर बीमार है, यानी कि आपकी हार्मोनी डिस्टर्ब है। तो एक्चुअल हेल्थ फिलोसॉफी ये कहती है, एक्चुअल हेल्थ फिलोसॉफी ये कहती है कि कहीं भी बीमारी है, बीमार तो शरीर है, आपकी हार्मोनी बीमार है। इसलिए छोटी बीमारी भी बड़ी है और बड़ी बीमारी भी बड़ी है। बीमारी अपने आप में बड़ी बीमारी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। डायग्नोस, अब डायग्नोस के बाद ट्रीटमेंट। आपको क्या लगता है सभी बीमारी का इलाज है? घुटने की अगर बात करें, आर्थराइटिस हो गया, आपको क्या लगता है ठीक हो जाता है? नी आर्थराइटिस, जिसमें नी रिप्लेसमेंट करते, शुरू में पेन किलर, फिजियोथेरेपी, नी रिप्लेसमेंट। नी रिप्लेसमेंट मालूम है, सर्जरी करते। तो बहुत पुरानी बात है, काफी पुरानी बात है कि जिस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनकी सर्जरी घुटने की एशिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर ने ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में बम्बई में की थी। तो जिस समय वाजपेयी जी बम्बई आए थे, तो मेरे एक दोस्त ने कहा, क्योंकि उस समय क्या पूरा वन वे कर रखा था, इधर से गाड़ी जाएगी नहीं इधर से जाएगी, ऐसा करते ना बड़े लोग आते तो मेरे एक दोस्त ने कहा वाजपेयी जी आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं भी दिल्ली जाता हूं तो वाजपेयी जी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। तो नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो वाजपेयी जी आए, हमने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, उन्होंने सर्जरी कराई गए। लेकिन क्या कभी वाजपेयी जी को दौड़ते हुए देखा है? जब भी उनको देखा गया, उनको बैठा हुआ देखा गया ज्यादातर, और चलते थे थोड़ा। मैं उसमें बुराई अच्छाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कड़वा सत्य आपको बता रहा हूं। वाजपेयी जी अच्छे आदमी थे, न डाउट। तो घुटने में यहां बैठे हुए कई लोगों को घुटने की बीमारी है, लेकिन उनको नहीं पता है, उनको नहीं पता है। पता चलेगा तब लेट हो चुका रहता है। क्या पता करना चाहते हो आपको घुटने की बीमारी है या नहीं है? चलिए आप खुद ही डायग्नोस करोगे। आज मैजिक सिखा रहा हूं, एकदम मैजिक। आप अपने घुटने पे ऐसा हाथ रखना, ऐसा, और इसको ऐसा ऐसा करेंगे ना, अंदर से आवाज आ रही है। पराग भाई की तो आवाज मुझे यहां तक सुनाई दे रही है। अरे ये बात देखिए, मैं बताता हूं। चलिए करिए, इसको ऐसे नहीं, इसको क्या थोड़ा सा आगे कंफर्टेबल बैठ के करना होता है, बैठ के तो एक आवाज आएगी।
तो समझो आपके घुटने के मसल्स वीक है। फिर एक अलग प्रकार की आवाज आएगी तो घुटने के मसल ज्यादा वीक है। फिर एक अलग प्रकार की आएगी तो पहले स्टेज पर आर्थराइटिस, वो हमको पता है, मेडिकल लाइन हमको पता है, वो आप नहीं ढूंढ पाएंगे। आर्थराइटिस का पहला स्टेज है तो अलग आवाज आएगी, उससे आगे तो अलग आवाज आएगी, और फाइनली आर्थराइटिस बढ़ गया तो अंदर से आवाज आएगी वाजपेयी 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 वाजपेयी। मतलब जोर जोर में आवाज आती है। चलिए ठीक है। तो इस तरह अब मेरा कहने का यहां पे मतलब यह था कि साइंस में बहुत तरक्की की है, हम साइंस की इज्जत करते हैं, लेकिन दुनिया भर के बीमारी का दुनिया में इलाज भी नहीं है। आर्थराइटिस हो गया प्रॉब्लम, एक बार बाईपास हो गया हार्ट वीक हो गया, कमर की सर्जरी हो गई, कभी दौड़ नहीं पाओगे, वजन नहीं उठा पाओगे, दुनिया भर के प्रॉब्लम। तो हमारा कहना इतना ही है कि इंसान को ऊपर वाले ने बनाया, इतने बहुत बेहतरीन तरीके से सोच समझ के बनाया, तो इसमें बीमारी नहीं आनी चाहिए। लोकमान्य तिलक कहते हैं स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं कहता हूं स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं स्वास्थ्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। तो इस तरह हर आदमी का अपना हक है कि मैं अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करूं, और हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई? अगर कैसे करना है, वेरी सिंपल। मैं अगर कहता हूं 1+1 2, तो आप बोलते नहीं, अहमदाबाद में हम नहीं मानते। अहमदाबाद का कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं अहमदाबाद में 1+1 2 नहीं मानता और बाहर निकलेगा तो मुसीबत में कौन पड़ेगा? वही इंसान पड़ेगा जो 1+1 2 नहीं मानता है। तो हम जो साइंस को कहते हैं उसको फॉलो करने से आप हेल्दी रह सकते हैं। साइंस है। अगर मैं कहता हूं कि कोई भी बात माननी नहीं है, बुद्धि आपके पास है, दिमाग आपके पास है, मेरी बातों को कस कर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या सिखाना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं। चलिए, मॉडर्न फिलोसॉफी जो हमको एडॉप्ट करनी है, इसी फिलोसॉफी पे चलना है, और इसी फिलोसॉफी पे चलते हुए हमें हेल्थ मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, जिंदगी मिलेगी। बहुत अलग तरीके। मॉडर्न फिलोसॉफी में हमें चलना है हेल्दी पर्सन। तो हम क्या कहते हैं, हम अब अपने बच्चों से आज से कहना शुरू करेंगे कि बीमार नहीं गिरना है तो कहां जाने का? प्रोयूनिटी के पास। प्रोयूनिटी के पास, वेरी सिंपल है कि नहीं? तो वो फिलोसॉफी, अब इस फिलोसॉफी में दो चीज होती है, हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि मैं ट्रू यूनिटी के हेल्थ कंसेप्ट को, प्रोडक्ट को फॉलो करके हेल्दी रह सकता हूं, और मैं इसको प्रमोशन करके वेल्दी बन सकता हूं। इस तरह प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन दोनों करना है भाई, क्योंकि शरीर की हेल्थ के साथ तिजोरी की हेल्थ बहुत जरूरी है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है। दुनिया में 99% प्रॉब्लम पैसे की वजह से होता है। भाई भाई की लड़ाई पैसे की वजह से, पार्टनरशिप बिजनेस में पैसे की वजह से प्रॉब्लम आता है। पैसा सब बीमारी का जड़ है, इसलिए पैसा बहुत कमाना चाहिए, शांति अपने आप आएगी। तो जिसकी वाइफ का नाम शांति, उसका तो कुछ बात ही अलग है। अभी हेल्थ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन से क्या होगा? दो काम होगा। इसको हम फॉलो करेंगे तो हम बीमारी से बच सकते हैं, हम बीमारी से बच सकते हैं, और हम लाइफ टाइम हेल्दी रहने में कामयाब हो सकते हैं, और हमारा उस लेवल पे डेवलपमेंट होगा, हेल्थ लेवल पे डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, पैसा खूब आएगा, दुनिया घूमेंगे, दुनिया बदल जाएगी आपकी। दुनिया घूमने से दुनिया नहीं बदलेगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी, ये जरूरी है। हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली तब रहती है कि फैमिली में एक आदमी अगर हॉस्पिटल में, तो कितने बीमार हुए? सारे बीमार, सबका माइंड अपसेट, सब लग गए हॉस्पिटल में। कोई फोन कर रहा है, नहीं नहीं भाई चाचा बीमार है, हॉस्पिटल में हूं, जिसको फोन, सारे फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में उलझे पड़े हैं। इसलिए एक आदमी का बीमार होना बहुत महंगा पड़ता है, पूरे फैमिली के लिए महंगा पड़ता है। ये बीमारी आती कहां से? तो हम लोग रहते हैं एयर पोल्यूशन। जब से इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो एयर पोल्यूशन पैदा हुआ।
धुआं देखो, बेकरी का धुआं, हर जगह धुआं ही धुआं है कि नहीं? ओके, पानी का पोल्यूशन, केमिकल पानी में छोड़ा गया। मुझे बताओ क्या इससे बच सकते हो क्या? नहीं। आप रोड पे निकलोगे धुआं है, लोग कहते हैं मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, मैं कहता हूं झूठ मत बोलो यार, ये धुआं सिगरेट से कम है क्या? नहीं पीने वाला भी तो पी लेता है कि नहीं? तो ये धुआं सिगरेट से कम नहीं है। नहीं पीने वाले को भी सिगरेट का बेनिफिट मिल रहा है, धुआं जा ही रहा है। दिन भर हम 2-3 सिगरेट पी लेते जाता है, यस। अंदर काला है तो ठीक है, मन काला नहीं होना चाहिए दिल काला नहीं होना चाहिए चलिए, पेस्टिसाइड। आपको एक जगह, मैं एक समय में भटिंडा गया था। भटिंडा सरदारों की नगरी है, सरदार सारे लोग सरदारों पे होते, किसी और पे बोल दो तो उनको बुरा लग जाता है, 2 रोटी ज्यादा खा लेते हैं। तो भटिंडा गया था, तो भटिंडा के अंदर इतने कैंसर के मरीज की एक ट्रेन चलती है जिसमें कैंसर के इलाज के लिए मरीज बैठकर दूसरे शहर में जाते हैं। सबसे ज्यादा कैंसर इंडिया में पंजाब में। इतना केमिकल हर चीज में यूज किया जा रहा है कि आप सोच नहीं सकते। लोग कहते हैं मैं सिंपल खाना खाता हूं, भाई कोई सिंपल खाना नहीं खा रहे, सबके खाने के अंदर केमिकल है, ध्यान रखना। आप बोलोगे नहीं यार मैं तो एकदम नेचुरल खाना खाता हूं, फ्रूट खाता हूं, वेजिटेबल खाता हूं, कच्चा खाता हूं, सच्चा खाता हूं। अरे भाई सब केमिकल छिड़का हुआ है। बीच में लौकी मालूम है ना, दूधी। मैं एक बार पूना गया था, बचपन की बात है, तो दूधी हलवा मालूम है ना, तो उधर एक जगह बोर्ड लिखा था 4 आने में दूधी हलवा। तो बोला अच्छा बहुत सस्ता दे रहा है, तो अंदर जाके देखा 4 आने के अंदर एक बड़ी दूधी लटका है, दूधी हलवा मराठी हलवा उधर हिलाइए तो लौकी की बात कर रहा हूं, उस लौकी का जूस बहुत पीते लोग, लेकिन पता कभी कभी केमिकल ज्यादा छिड़ जाए तो आप डायरेक्टली केमिकल पी रहे। इसलिए मैं अलग फिलोसॉफी को बिलीव करता हूं, फॉलो करता हूं, आगे धीरे धीरे सारी बातें आएगी। चलिए, ये केमिकल यूज हो रहा है। उसके बाद क्या है? फास्ट फूड की डेफिनेशन पता है? अपने पास तो फास्ट ट्रैक प्रोडक्ट है, फास्ट ट्रैक प्लान है, लेकिन फास्ट फूड क्या है भाई? फास्ट फूड वो फूड है कि आदमी तुरंत उठाया चलते चलते खाने लगता है, लेकिन रियल में फास्ट फूड वो है कि जिस खाने के अंदर कोई पोषक तत्व नहीं है उसको फास्ट फूड कहते हैं, कोई पोषक तत्व नहीं है। और दूसरा, वो फास्ट फूड सारा प्रिजर्वेटिव होता है। लोग बोलेंगे मुझे बर्गर खाना है, बर्गर के अंदर की जो टिक्की रहती है पता नहीं कितने दिन पहले बनाएंगे। अच्छा, आप जो बेकरी का पाव लेते हो, पाव भाजी में जो पाव खाते हो, और बर्गर का पाव में अंतर क्या है? बर्गर का पाव बहुत दिन तक रखते हैं, बेकरी का पाव आप दूसरे दिन नहीं खाते, क्योंकि उसमें केमिकल कम यूज होता है। उसको बहुत दिन रखना है तो केमिकल ज्यादा यूज होता है, बहुत दिन सॉफ्ट भी रखना है उसको। तो बहुत सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते, ये कोई समझा नहीं रहा, और हम समझा रहे तो समझ लो, क्योंकि कोई समझाएगा नहीं, ये भी जरूरी। चलिए, उसके बाद साउंड पोल्यूशन, ये बीच बीच में कर देते हैं, लेकिन आनंद वाला, ठीक है। जब साउंड पोल्यूशन किसको कहते हैं? कि जिसको सुनने से आपको इरिटेशन हो ना, अरे यार क्या बज रहा है, जब ऐसा आ जाए ना फीलिंग, तो वो आपकी सिस्टम को डिस्टर्ब करके आपके बॉडी में कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन। बात करेंगे आगे उसकी। अभी ड्रिंक पीते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल जो ड्रिंक पीते हैं, इसमें क्या होता है? शुगर काफी होती है। उसके बाद सेल्फ मेडिकेशन, यहां तो सब डॉक्टर है। सेल्फ मेडिकेशन यानी कि खुद से ही दवाई खाने लगते हैं बहुत सारी चीजों पे। कभी कभी कोई परिवार में एक ऐसा आदमी रहता है जो सबको दवाई खिलाते रहता है, ज्ञानी रहता है, मैंने देखा है ऐसा। कुछ भी होगा, ये गोली खा लो, वो गोली खाओ, उसके पास रहती भी है, उसको बड़ा आनंद आता है। तो यार इतना आनंद है तो डॉक्टर ही बन जाते हैं। ओके, मेंटली स्ट्रेस। आपको पता है हमारा सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है ना, उसको कहते हैं स्ट्रेस, सबसे बड़ा शत्रु। मैं तो कहता हूं मोर देन 90% बीमारी स्ट्रेस से पैदा होती है। लेकिन स्ट्रेस क्या है? टेंशन को तो स्ट्रेस कहते कि नहीं? नो, टेंशन है, स्ट्रेस है।
टेंशन को टेंशन कहिए, स्ट्रेस को स्ट्रेस कहिए। तो फिर दोनों में अंतर क्या है भाई? देखो, टेंशन का मतलब क्या है कि मान लो पराग भाई को एक मर्सिडीज लेनी है, टेंशन नहीं, वो तो जाने दो, थोड़ी बात करें। मान लो पराग भाई का किसी से 5 लाख रुपया पराग भाई ने लेना है, तो टेंशन है। लेकिन नेक्स्ट मंथ 5 लाख आए तो टेंशन खत्म ना। टेंशन के लिए कारण रहता है, लेकिन स्ट्रेस के लिए कारण नहीं है। तो स्ट्रेस को फिर कैसे समझे? मान लो अब यहां से प्रोग्राम खत्म होने के बाद शाम को कितने बजे, रात को 12 बजे आप फ्री हुए यहां से। हाँ, 12 बजे आपका प्रोग्राम खत्म होगा रात को और आप फ्री हो गए। उसके बाद आप रिक्शा ढूंढ रहे हैं। एक रिक्शा वाले ने मना किया, आपके अंदर हलचल होती है। दूसरे ने मना किया, हलचल होती है। आपका ट्रेन का टाइम है, ट्रैफिक है, लेट हो रहा है, अंदर हलचल होती है। स्टेशन पहुंच गए, उसको पैसा दिया, वो जल्दी छुट्टा नहीं दे रहा है, अंदर हलचल होती है। आप इम्पेशेंट हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो। ये सब आनंद मुंबई में लीजिए। आकर बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग में जाइए, ऐसे एटीट्यूड में चलते, पता नहीं देखिए भाई, आपको अलग स्टाइल में मैं बड़ा आनंद लेता हूँ देख देख के। देखो सब स्ट्रेस और एटीट्यूड में है, सब स्ट्रेस है, कोई किसको देखता नहीं, एकदम आकर स्ट्रेस। फिर आप स्टेशन पहुंचे, रिक्शा वाले को पैसा दिया, वो जल्दी छूटा नहीं दे रहा है, स्ट्रेस। फिर आपको प्लेटफॉर्म का ब्रिज चढ़ के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, भीड़ बहुत है, आपको जल्दी जाना है। आप क्या सोचते हो, कैसे लोग यार, चलना तक नहीं आता। चलो बहुत बढ़िया बात है, आपको तो आता है। अब कैसे चलना उसका क्लास करो, आपको तो बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। लेकिन मजेदार बात तो तब बनती है जब आपका पीछे वाला भी यही सोचता है, कैसे लोग यार चलना तक नहीं आता। आपका पीछे वाला भी यही सोच रहा है। तो मान लो ऐसे आप जा रहे ऐसे जा रहे, आपके अंदर एक फ्लो चल रहा है, फ्लो। जैसे किसी का हाथ लगा, कुछ ब्रेक होता है, इरिटेट होता है, ब्रेक होता है। क्या ब्रेक होता है? आप जब ऐसे चल रहे थे तो आपके अंदर एक धारा चलती है, अगर वो धारा नहीं टूटेगी तो वो धारा नहीं रहकर राधा हो जाती है। हरदम एकदम मस्त रहना चाहिए, टॉप टू बॉटम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं लेने का। उसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ। दो आदमी बात करते तो स्ट्रेस होता है, प्लान शो करते तो स्ट्रेस होता है, प्रोडक्ट समझाते तो आपको स्ट्रेस होता है। क्यों होता है पता है? सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस दुनिया में अगर किसको होता होगा तो वो प्रोफेसर लोग को होता है, जो पढ़ाते हैं। और उनको क्या लगता है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं ये स्ट्रेस। इसलिए आपको मैक्सिमम टीचर प्रोफेसर लोग हाई रेटिंग के मैनेजमेंट पे, आप सर्वे कर लो, करना है। अगर मैं ऐसा समझा रहा हूं तो मुझे भी स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन मैं क्यों नहीं लेता स्ट्रेस? मुझे मालूम है मैं अच्छा समझा रहा हूं, मुझे मेरे पे भरोसा है भाई, और मुझे आप पे ये भरोसा है कि आप समझदार लोग हो। ये दोनों का मिलन है, तो स्ट्रेस ना आपको ना हमको है। इसलिए कोई टेंशन की बात है नहीं। स्ट्रेस समझ गए स्ट्रेस को? देखिए जीवन है ना, बहुत बढ़िया है। चलिए एक घटना याद आ गई, याद दिला देता, आपको बता देता हूँ। एक घटना याद आ गई मुझे। घटना ऐसी है कि बहुत पुरानी बात कहता हूँ। मेरी क्लिनिक दादर स्वामीनारायण मंदिर के पीछे शार्प पॉलीक्लिनिक, उसमें मेरी एक कैबिन थी। उस समय मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था, बहुत पुरानी बात है। तो बोरीवली से 10:18 की ट्रेन शुरू होती है, वो मैं पकड़ता था। जगह बैठ के मिलती नहीं है भाई बम्बई में। तो फर्स्ट क्लास में 3 लोग बैठते, ध्यान से समझना बात को। फर्स्ट क्लास में 3 लोग बैठते, यहाँ खिड़की थी और सामने 3 लोग बैठे थे, और यहाँ खिड़की के पास इस बाजू में एक मोटा आदमी बैठा था। मोटा मतलब 150 किलो होगा, बड़े बड़े थाई, बड़ा पेट, मस्त आराम से बैठा था। फिर साइड में एक 6 फीट का बेल्ट बढ़िया आदमी बैठा था। अब बीच में बहुत थोड़ी सी जगह थी, बहुत थोड़ी सी जगह थी। तब मेरा वजन अभी से 10 किलो कम था और पतला था। कहाँ गया भाई, खड़े हो जाओ जरा, ऐसा था मैं। तो मैं उस कॉर्नर वाले को बोला, तुम भाई हट जाओ ताकि मैं साइड में बैठूं, क्योंकि साइड में बैठने वाला अपना थोड़ा ही बाहर रख सकता है, मालूम है ना। अभी ये शिवा भाई बैठे, थोड़े इस बाजू भी हटेंगे तो बैठ तो पाएंगे, लेकिन वो बोले नहीं आप इधर बैठो, बीच में मैं बैठूं। अब मुसीबत, जो बैठेगा उसको रोज स्ट्रेस तो होता होगा ऐसी सिचुएशन में। तो मोटा आदमी रोज स्ट्रेस देता होगा लोगों को। मैंने बोला कुछ तो करना पड़ेगा भाई, अपन ऐसे तो बैठ नहीं सकते,
खाली बैठ नहीं सकते, कुछ करना पड़ेगा। तो उस समय एक ऑडी की बैग आती थी, वीआईपी की, इतनी छोटी होती थी। उस बैग को भी मुझे ऐसा नहीं रखकर ऐसा रखना पड़ा। और जब मैं बैठा, और आपको पता है कि मोटे आदमी खा के निकलते हो, नींद बढ़िया आती है उनको, तो मुझे मालूम था ये सोएगा ट्रेन चालू होने के बाद। तो बस एक स्टेशन निकला, वो सोने लगा, तो मैंने क्या किया, मेरे दोनों पैर थे ना ऐसे घुटने से नजीक, तो मैंने दोनों पैर को घुटने से नजीक कर लिए, यानी उसका सपोर्ट मैंने हटा दिया। अब उसका इतना बड़ा पैर, गोल थाई, बीच में कहीं हड्डी होगी, पैर सामने सीधा नहीं कर सकता क्योंकि सामने भी 3 लोग बैठे। तो उसका पैर ऐसे 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 हिलने लगा। उसकी नींद खुली, उसने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर देखा, वो कुछ बोला नहीं, मैं कुछ बोला नहीं। फिर बोला फिर सपोर्ट दिया जाए, फिर मैंने उसको सपोर्ट दिया, फिर वो सो गया, फिर मैंने अपना उसका सपोर्ट हटाया, फिर उसका पैर हिला, फिर उसकी आंख खोली, उसने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर देखा, उसने थोड़े गुस्से से देखा, मैंने थोड़े प्यार से देखा। हमने उसको 3 बार सोने नहीं दिया। तो मैं स्ट्रेस में था क्या? मैं तो आनंद ले रहा था, राधा भाव चल रहा था, मजा आ रहा था। ऐसी एक और घटना है कि बहुत पहले की बात है, गूगल बिगल था नहीं, तो मुझे ट्रैवल करनी थी। मैंने कांदीवली से ट्रेन पकड़ी, जाना था मरीन लाइन, ऑलमोस्ट 50 मिनट की जर्नी। मैं सोचा एक किताब थी पढ़ेंगे, कांदीवली से चढ़ा, तो 3 लोग बैठे हुए थे, खिड़की पे धोती वाले काका बैठे थे, और वो काका क्या कहते, पेपर पढ़ रहे थे, और मस्त पैर ऊपर लेके बाजू वाले के थाई पे पैर रखा हुआ था उनका। तो बीच में एक आदमी, साइड में एक आदमी, जगह थी नहीं। फिर क्या हुआ, साइड वाला आदमी उतरा नेक्स्ट स्टेशन पे, तो बीच वाला स्मार्ट था, वो साइड हो गया, तो बीच की जगह खाली हुई। मैं बैठा, काका ने ऐसा पैर उठाया, मैं बैठा, काका ने पैर रख दिया। मैं सोचा था बुक पढ़ूंगा, काका पेपर पढ़ रहे थे। अब डिसाइड किया भाई काका का पेपर ही पढ़ेंगे, बुक नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने बुक खोली, एक नजर घुमाई, फिर बोला बुक नहीं पढ़नी है, काका का पेपर पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा ऐसा झुक के काका का पेपर पढ़ने लगा। अब काका से पेपर पढ़ा नहीं गया, मैं तो थोड़ा ही झुका, पेपर नहीं पढ़ा गया। मुझे मालूम था ये बोलेगा, जो मैं साइकोलॉजी पहले से मस्त हूँ, साइकोलॉजी में मुझे मालूम था ये बोलेगा काका। काका ने बोला बेटा ऐसा है कि मुझे थोड़ी कमर में प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा पैरा था। मैंने कहा काका, मुझे लगा जरूर कुछ प्रॉब्लम होगा, बाकी अब दिखते नहीं हो ऐसे। फिर वही काका दादर स्टेशन आने पर, बम्बई में पता है ना गाड़ी रुकने के पहले लोग उतरते, थोड़ी सी स्लो होती है तभी, वही काका जो कमर दर्द वाला था मस्त स्टाइल में उतर गया। मैं बोला कमर दर्द वाला उतरा कैसे? तो पता चला कि धोती पहन रखा था, हवा गई होगी। तो दुनिया में ये स्ट्रेस के ऊपर मैं इसलिए बता रहा हूं कि लाइफ में ऐसे कड़वे मीठे अनुभव रोज होंगे। एक तो अनुभव इसे खतरनाक है, ऐसे भीड़ नगर में जा रहा था और एक आदमी टकरा गया, मेरे को तो देख के नहीं चलते। तो मैंने उसको बोला माफ करना, मुझे पता नहीं था, आप भी देख के नहीं चल रहे हो। वो थोड़ा आगे गया, बाद में उसको बत्ती जली, बोल क्या रहा यार। दुनिया ऐसी है, अरे मैं देख के नहीं चला तो तुम क्या कर रहे थे भाई? तुमको भी तो आगे दी ऊपर वाले ने, मेरी गलती हो सकती, तुम तो होशियार हो, समझदार हो। तो ऐसे ही जिंदगी चलती है, इसलिए स्ट्रेस लेने का नहीं, जीवन के हर क्षण को एंजॉय करो। दुखी होने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, सुखी होने के लिए पैदा हुए हैं। किलर सोफा, ऐसे लोट पोट हो जाते बिना हंसे, हंस के तो लोटपोट होकर आदमी गिरता है, लेकिन ये सोफा ऐसा है बिना हंसे आदमी ऐसा लोटपोट होता है। और सोफे में सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है, जो मैंने मेरे घर में की है। हर इंसान के घर सोफा गलत बना है, गलत बना है। और मैंने जब मेरे सोफे वाले को कहा मुझे सही सोफा बनाना है, बोले हम नहीं बनाते ऐसा। मैंने कहा बनाओ, हमारा ऑर्डर है कि हमको ऐसा ही चाहिए, तुमको तो पैसा दे देना। बोले नहीं साहब ऐसा कोई नहीं बनाते। बोले नहीं ऐसा ही चाहिए। पता है सोफा कैसा होता है? एक चेयर लाओ ना 1 सेकंड के लिए और एक जना जाओ, सोफा कैसा होता है? अच्छे मॉडल लो, आइए बैठिए। सपोज ये सोफा है, अभी इनका पैर का जमीन पे, अब आ जाइए। तो अगर सोफा का ये सीट बड़ा रहता है ना, अगर आप पीछे बैठेंगे तो पैर ऊंचा हो जाएगा आपका। तो हम क्या करते हैं, पीछे पिल्लो लगाते हैं, कोई गोल पिल्लो लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, ऐसे ही करते नहीं।
बस यही गलती है। सोफा सोने के लिए बना कि बैठने के लिए? बैठने के लिए। लेकिन चाहे ना चाहे आधा आदमी सो ही जाता है, आधा सो जाता है, पूरा नहीं सो पाता है, क्योंकि हम सोफा गलत बनवाते हैं। तो क्या करना चाहिए? बैठिए ना, एक बैठिए। सोफा ऐसे चाहिए कि आपका पैर पीछे टेक के बैठो और आपका पैर नीचे लगे, उसको सही सोफा कहते हैं। मैंने अपने घर ऐसा बनवाया, दिनेश भाई ने देखा, आपने भी देखा है। ओके, देखिए अच्छे अच्छे मॉडल हमारे पास है, कोई जरूरत नहीं है मार्केट तो आप समझिए, एक छोटा सा करेक्शन आपको जो आनंद देगा, जो कंफर्ट देगा बैठने का, वो अलग है। नहीं तो आप ऐसे ही लोटपोट होने वाले, सोफा गलत होगा तो बार बार पिलो सेट करते बैठो। यही होता है हर किसी के घर में, इसलिए सोफा ढंग का बनवा के दीजिए। सुपर बग्स यानी कि वायरस, आपने बचपन में पढ़ा होगा जर्म थियरी, लुईस पास्चर ने जर्म थियरी ढूंढी और वायरस बढ़ते गए। एक वायरस के लिए दवाई ढूंढोगे, नेक्स्ट जनरेशन की वायरस उससे स्ट्रॉन्ग आएगी, आपको एंटीबायोटिक उससे स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, नेक्स्ट जनरेशन उससे स्ट्रॉन्ग वायरस आएगा, आपको उससे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। कोरोना तो अभी झांकी है और बहुत सारे वायरस अभी बाकी है। तो रोज अलग अलग वायरस आते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। हमें वायरस से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। हमें डरना इस बात से चाहिए, डे बाय डे हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी तो वायरस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारी इम्यूनिटी को देखना चाहिए। अभी क्या देखेंगे? इंसान का शरीर सेल्स से बना है, सेल। वो सेल्स नहीं जो इसमें लगा है, वो सेल नहीं। सेल मतलब एक छोटा सा कंपोनेंट। 60 ट्रिलियन सेल से इंसान के शरीर का निर्माण हुआ है। एक इंसान की जिंदगी शुरू होती है कैसे? मां के गर्भ के अंदर सिंगल सेल से डेवलपमेंट होता है, सेल्स मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से इंसान का शरीर गर्भ के अंदर तैयार होता है। कई सेल्स मिल गए। अच्छा, सेल्स कैसे बनता है ये भी सीखना है। चलिए देखिए, इस दुनिया में जो सबसे छोटी चीज होती है, स्मॉलेस्ट चीज जिसको तोड़ नहीं सकते, साइंस उसको एटम कहता है। एटम यानी दुनिया का सबसे छोटा कण जिसको फिर आप तोड़ नहीं सकते, और वो एटम को आप देख भी नहीं सकते आंखों से। उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो सबसे छोटा कण एटम। तो कई एटम मिलकर मिनिमम 2 एटम और मोर देन 2 एटम से बनता है मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिए बात पे, मिनिमम 2 एटम और मोर देन 2 एटम से बनता है मॉलिक्यूल। कई मॉलिक्यूल से एलिमेंट से कंपाउंड और कंपाउंड से सेल। इस तरह हमारे शरीर का निर्माण होता है। यानी कि एक सेल्स को आप छोटा सा सेल्स मत समझिए, एक सेल्स के अंदर असंख्य एटम है। सेल्स यानी कि बहुत सारे एटम का कलेक्शन, बहुत सारे छोटे छोटे पुर्जे मिलकर एक एटम बना है। उस सेल्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, वो अलग उसका स्ट्रक्चर बना है। तो अलग अलग चीजें उसमें बनी हुई है। पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो कई सेल्स से टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम। ऑर्गन यानी लीवर, किडनी वगैरह। सिस्टम यानी स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इस तरह सारी सिस्टम मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है। एक शरीर बनता है, ह्यूमन बॉडी तैयार होती है। अब मुझे बताइए, बीमारी कहां होती है? बीमारी कहां होती है? हाँ, बीमारी होती है बॉडी में। हाँ, बीमारी होती है बॉडी में, और बॉडी बनी है सेल से। बस ये पूरे सर्कल को याद रखिएगा। अब यहां पे समझने वाली बात आगे आएगी, चलिए वो आ जाएगी इसकी। अगर हमें बीमारी से बचना है, हम चाहते हैं हमारे सेल्स खराब ना हो तो कोई बीमारी नहीं होगी, तो हमें वही चीजों से बचना चाहिए जो हम देख चुके हैं। ध्यान दीजिए, तो हमें बचना किससे? बीमारी से। तो हमें देखना पड़ेगा, पैनक्रियास के सेल्स खराब होते हैं तो होता है शुगर। ये पैनक्रियास देखिए यहां पर है। पैनक्रियास के सेल्स खराब हो गए तो क्या होगा? शुगर होगा। खराब क्या हुआ? सेल्स खराब हुआ ना। तो बीमारी सेल्स है या डायबिटीज है? तो फिर डायबिटीज का इलाज क्यों कराते हैं? हाँ, ये सवाल है। इसलिए कहावत है, क्या आग लगने के बाद हम कुआं खोदने जाते हैं? कहावत तो सबको पता है, फिर भी नहीं पता है।
प्रॉब्लम क्या है? हमें ये नहीं पता कि हमें क्या पता होना चाहिए, ये तो समस्या है। और हमें ये नहीं पता कि हमें क्या पता है और क्या पता होना चाहिए और क्या पता नहीं है। तो आज आपको वो चीज पता चलेगी जो पता नहीं है, और वो पता चल गया तो आपकी जिंदगी में ये पता चल जाएगा कि बीमारी कैसे होती है। बात तो पता थी। हाँ चलिए, तो बीमारी क्या है? हाँ, क्या आग लगने के बाद हम कुआं खोदने जाते? इसका मीनिंग ये है, डायबिटीज हो गया, आग लग गई, ये आग तब तक चलेगी जब तक जिंदा है, डॉक्टर की दवाई उस आग को बुझाने का पानी नहीं है, इसलिए मरते दम तक आग में जाने तक आग जलती है, उसे कहते हैं डायबिटीज। कभी पीछा छूटेगा नहीं शुगर की गोली से, लिख लो बात को। आर्टरी के सेल्स में खराबी आई, आपको पता है हाई बीपी क्यों होता है? चलिए मैं बता दूं बात। आर्टरी में खराबी से होता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, हाई बीपी एक्चुअली डायबिटीज है। अगर आपके रिपोर्ट में डायबिटीज नहीं आता है और आपको हाई बीपी है तो भी आप डायबिटीज के मरीज हो। ध्यान दीजिएगा बात पे, पते की बात बता रहा हूं, बहुत लॉजिक से समझिएगा। मान लो आपके ब्लड के अंदर सुबह चेक किया तो काउंट आया 100, तो ठीक है 100 काउंट आया। इसका मतलब यह है कि आपके 1 लीटर में 1 ग्राम शुगर है। मान लो आपके बॉडी में 4 लीटर ब्लड है, तो कितनी शुगर होनी चाहिए? 4 ग्राम, तो आप नॉर्मल है। लेकिन उसके बदले में अगर पर लीटर 3 ग्राम शुगर है तो आपके बॉडी में 8 ग्राम शुगर है। अब डायबिटीज 300 है आपका, इसका मतलब बराबर। लेकिन हमारे ब्रेन को यह पता है कि ब्लड में कितनी शुगर होनी चाहिए। तो आपके आर्टरी में जो ब्लड बहता है ना, एक प्रकार का हाईवे है, उस पर ये ब्लड का ट्रक चल रहा है, शुगर को लेकर ट्रक चल रहा है। ब्रेन को पता है कि पर लीटर 1 ग्राम होना चाहिए, लेकिन पर लीटर 3 ग्राम है या 2 ग्राम है, तो ब्रेन ब्लड को बोलता है इतना एक्स्ट्रा लोड लेकर घूमने की जरूरत नहीं है, इसको ड्रॉप करो। वो ड्रॉप कर देता है तो आर्टरी में उसकी लेयर बननी शुरू होती है, आपके ब्लड में शुगर आएगा नहीं। तो आर्टरी रहती है इलास्टिक, वो हो जाती है प्लास्टिक, उसको बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। आर्टरी की इलास्टिसिटी जाती है तब होता है ब्लड प्रेशर। अगर कोई कहता है प्रेशर बढ़ गया तो लोग क्या करते हैं? नमक बंद करते हैं ना। मैं कहता हूं 3 दिन 0 शुगर पे आ जाओ, प्रेशर नहीं चेंज करो। नमक तो जरूर चेंज करो, लेकिन मेन है शुगर। फिर ये शुगर उससे ज्यादा है तो ब्रेन बोलता है अभी इधर तो ड्रॉप कर, अभी कहां ड्रॉप करो, तो भले सेंस में ड्रॉप करो, तभी भी शुगर नहीं आएगा चेकिंग। उसके बाद अगर शुगर ज्यादा है तो सेल्स में ड्रॉप करने की जगह नहीं, आर्टरी को भी कवर कर लिया, अब आपके ब्लड में घूमेगा और आपका रिपोर्ट आएगा डायबिटीज। तो इसका मतलब सोचो डायबिटीज वाला कितनी बड़ी फैक्ट्री। इसीलिए हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको फॉलो करेंगे आगे तो शुगर बढ़ता है। शुगर बढ़ता है तो आई कहां से शुगर? वो सेल से निकली, वो आर्टरी से निकली और ब्लड फ्लो में आ गई। तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। लेकिन अच्छा हुआ उस चीज को थोड़े दिन बर्दाश्त करेंगे तो रियल में अच्छा हो जाएगा। हाँ, यही चीज समझ। चलिए ठीक है, वो सब्जेक्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट है, समय समय पे अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा। कुछ लोगों ने बंबई में 28 फरवरी को मेरा एक स्पीच सुना होगा, उससे ये अलग है कि नहीं अलग है? अलग है। इसलिए कभी भी मेरी स्पीच पीपीटी बने हुई रहेगी, फॉर्मेट बदल देता हूं मैं थोड़ा बहुत, ताकि आपका नॉलेज लेवल चेंज हो और आपको इंटरेस्ट आए, नहीं तो मुझको भाव हो देगा। ये भी जरूरी। चलिए ठीक है, ओके। अभी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए सब कहानी में अभी नहीं पढ़ते क्योंकि डिसीज ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन पता है आपको 120/80 या 130/80 होना चाहिए तो नॉर्मल माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर हुआ यानी आग लग गई, ये आग तब तक चलेगी जब तक जिंदा है, इसकी दवाई खाते रहना पड़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर की दवाई। अब क्या है भाई? आर्थराइटिस, वाजपेयी। तो क्या होगा देखिए इसमें, ये ऐसी कंडीशन है, पहला वाला फोटोग्राफ, बाद में घिस गया ना तो 2 हड्डी नजदीक आ गई, हड्डियां नजदीक आ गई। जब एक्सरे देखोगे ना तो ऐसा गैप, ये ऐसा दिखना चाहिए। ये क्या है?
ये गादी है और यहाँ क्या है, गादी खत्म हो गई तो हड्डी नहीं काट गई। एक्सरे से देखा जाता है। हमारे शरीर में 206 हड्डी है और कोई भी हड्डी आपस में एक दूसरे को टच नहीं होती है, क्योंकि बीच में जो सपोर्टिंग सेल्स है उसको कार्टिलेज कहते हैं। हर हड्डी के बीच एक गादी होती है, दो मनके के बीच में भी होती है। ओल्ड एज में क्या होता है कि कमर में दर्द है, मरीज जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर बोलता है मन का घिस गया है। क्या घिस गया? मन का घिस गया है। ये मन का भी घिस गया है, ये मन का भी घिस गया। ऐसे ही होता है उम्र बढ़ने के साथ। तो आप चाहते हो कि मन का घिस तो कार्टिलेज को बचाना है भाई। ऐसा नहीं है कि भाई गादी से इसके बीच में है वही घिसती है। शोल्डर में भी आर्थराइटिस होता है भाई, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि साइंस कहता है, मैं तो नोबेल प्राइज विनर हूं लेकिन ये प्राइज कोई देता नहीं, मैं ही देते रहता हूँ। खुद ही लेता हूँ, खुद ही डिक्लेयर करता हूँ। देखिए मेडिकल में कोई भी बीमारी के पीछे आइटिस लगता है तो उसको मेडिकली कहते हैं इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, इरिटेशन एंड हीट, इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। जैसे टॉन्सिलाइटिस, क्या हो रहा है? स्वेलिंग है, दर्द है, रेडनेस है, इरिटेशन है, हीट है, यही है ना। कोलाइटिस, मेनिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, आर्थराइटिस। नहीं, इसको कैसे आर्थराइटिस कहेंगे यार? इसको कैसे कह सकते हैं आर्थराइटिस? आर्थराइटिस का मतलब कि आपके घुटने में है, स्वेलिंग आ रही है, पेन है, रेडनेस है, ये सब है, तो उसको आर्थराइटिस कहना चाहिए। मेरे हिसाब से टेक्निकली इसको कहना चाहिए नी ऑस्टियो ये जैसे स्पॉन्डिलोसिस ना, तो नी स्पॉन्डिलोसिस कहना चाहिए इसको, क्योंकि दो मनके के बीच गादी गिरती है तो उसको लॉसिस कहते हैं, स्पॉन्डिलोसिस। कुछ लॉस हुआ, इधर भी लॉस हो रहा है तो नी लॉसिस कहना चाहिए, स्पॉन्डिलोसिस कहना चाहिए, कुछ अलग कहना चाहिए। आप समझ रहे बात को? आर्थराइटिस नहीं कह सकते। अगर इसको आर्थराइटिस करो तो दो मनके के बीच भी आर्थराइटिस क्यों नहीं बोलते भाई? गादी घिसती है तो ये गादी वहां पर लॉजिक है ये। ओके, अब ये आर्थराइटिस हो गई, पेन किलर, फिजियोथेरेपी, नी रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेसमेंट कर दिया। लग रहा है ना वो इंग्लिश फिल्म होगा, वो रॉबर्ट विबर्ट ऐसे कुछ ऐसे लगा दिया, ऐसे जादू और हवा में उड़ रहा है, कुछ पता हुआ है? हवा में ऐसा उड़ता नहीं है लगा के, ये नी बदल के कोई उड़ता उड़ता नहीं है हवा में। थायराइड, गले के अंदर एक ग्लैंड होती है थायराइड, गले में ग्लैंड होती है थायराइड, बराबर। ये थायराइड ग्लैंड के सेल्स में खराबी आती है तो क्या बढ़ता है? टीएसएच बढ़ जाता है। लोग सुना है थायराइड की गोली खाते हुए? लोग सुना है? इस दुनिया में थायराइड की गोली आज तक नहीं बनी। एल्ट्रोक्सिन थायरोनोन नाम की जो गोली खाई जाती है ना, वो टीएसएच को कंट्रोल करने खाई जाती है, थायराइड की गोली नहीं है भाई। कोई खाता है तो समझ लो बात को, समझ लो बात को। तो फिर टीएसएच क्या है? टीएसएच का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है हमारे ब्रेन के अंदर, पिट्यूटरी नाम की ग्लैंड इस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है और थायराइड ग्रंथि उसको यूज करता है। लेकिन थायराइड के सेल्स खराब है, उसको यूज नहीं कर सकता है तो ब्लड में घूमते रहता है और वो बढ़ जाता है, उसको कहते हैं हाइपोथायराइड। हाइपो मींस थायराइड आपकी कम काम कर रही है, टीएसएच को यूज नहीं कर रही है तो टीएसएच बढ़ गया। अब वो ब्लड में बढ़े हुए टीएसएच को ब्लड टू ब्लड कम करने के लिए जो गोली दी जाती है न्यूट्रलाइज, वो है एल्ट्रोक्सिन थायरोनोन और प्रोडक्शन जाती है। इसलिए कब तक खाने का? जब तक जिंदा है, उसके बाद नहीं खाने का बात है। वहां खाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां जाते ही थायराइड ठीक हो जाता है, सारी बीमारी ठीक हो जाती है। हाँ, सारी बीमारी ठीक। तो इसका मतलब कि हमें बीमारी से बचना है तो किसको ठीक रखना पड़ेगा? सेल्स को ठीक रखना पड़ेगा। अगर घुटने के सेल ठीक तो आर्थराइटिस नहीं, आर्टरी के सेल ठीक तो बीपी नहीं, पैंक्रियास के सेल ठीक तो डायबिटीज नहीं, आर्टरी के सेल ठीक, मतलब सारे सेल ठीक है तो वो बीमारियां नहीं आएगी। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी नाम की चीज की छोटी सी डेफिनेशन है। एक ही डेफिनेशन में पूरी मेडिकल डिक्शनरी खत्म। सुन लीजिए ध्यान से, लिख लीजिए ध्यान से। हमारे शरीर के जिस हिस्से के सेल में खराबी आती है
उसकी वजह से वहां जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को नहीं, उसके लक्षण को बीमारी कहते हैं। एग्जैक्ट डेफिनेशन, इसको अप्लाई करिए। तो सबका मालिक एक, सब बीमारी वो है सेल्स। कोई भी बीमारी, कैंसर हुआ तो सेल्स खराब हुआ, डायबिटीज हुआ सेल्स खराब हुआ, कुछ भी हुआ तो सेल्स ही खराब हुआ है, ये ध्यान में रखना है ऑलवेज। चलिए, तो सेल्स ठीक रहेगा तो क्या ठीक रहेगा? टिश्यू टिश्यू ठीक रहेगा तो ऑर्गन ठीक रहेगा तो सिस्टम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजिस्ट को बाई करना पड़ेगा कि नहीं? अगर स्केलेटल सिस्टम ठीक है तो आर्थराइटिस के डॉक्टर को बाई सिंपल। एंडोक्राइन सिस्टम ठीक है तो थायराइड के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी क्या? सर्कुलेशन सिस्टम ठीक है तो हार्ट एंड बीपी के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो ठीक रहना चाहिए सेल्स का। अब समझिए बात को, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। एक बच्चा जब गर्भ में सिंगल सेल से डेवलप होना शुरू होता है ना, तो 5वें महीने में उसके ऑर्गन बनते हैं। तब डॉक्टर बोलता है एबॉर्शन नहीं कर सकते भाई, बच्चा पैदा करना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं पता है ना? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सेल्स की लाइफ 120 डेज होती है। आपको अगर हमारे कंसेप्ट का बेनिफिट लेना है तो 120 दिन तो पहले फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मेरी ट्रेनिंग की तो ऐसी सिस्टम है, सुबह से रात तक लेना पड़ेगा आपको। मुझे तो बहुत सारी चीजें एडिट कर देनी पड़ती यहां से, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे टॉपिक्स में टॉपिक्स है, बहुत है, बहुत ज्यादा है, जो भी मैं समझ। चलिए, तो अगर सिस्टम ठीक तो बॉडी ठीक, और बॉडी ठीक तब रहेगी जब सेल ठीक रहेगा। पूरा सर्कल वापिस पूरा होगा। चलिए, जल्द महसूस होगा तुम्हें मेरा होना क्या था और मेरा ना होना क्या था। आर्थराइटिस वाले को पूछो, डायबिटीज वाले को पूछो कि पैंक्रियास के बीटा सेल्स का ना होना क्या है, डायबिटीज। आर्टेरियल सेल्स का खराब होना क्या है, ब्लड प्रेशर। तो समझिए, सेल्स का होना और अच्छा रहना, हेल्दी रहना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज से आप अपने जीवन में लिख लीजिए, हम क्या है? सेल्स। हमारे सेल ठीक, हम ठीक। सबका मालिक एक, वो है सेल्स। सेल्स को ठीक रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। ज्यादा लफड़े में गिरने का नहीं। हमारे गौरव में देखो एकदम मुस्कुरा रहे। चलिए, अभी हम अपने सिस्टम में अंदर एंटर होते हैं। अभी तक तो आपने अभी मेडिकल को समझा, बॉडी को समझा, बीमारी को समझा, सिस्टम को समझा, लेकिन अब हम जिस इंडस्ट्री को समझने जा रहे हैं उस इंडस्ट्री को कहते हैं वेलनेस। अभी हमारे पास दो इंडस्ट्री है, एक वेलनेस है और एक इलनेस है। वी को निकाल दोगे, आई लगा दोगे तो इलनेस इंडस्ट्री। इलनेस इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो गई है, क्योंकि हमने इसी पे डिपेंडेंट जिंदगी जीना शुरू कर दिया है कि बीमार गिरेंगे तो डॉक्टर के पास जाने का, अच्छा रहना है तो कहां जाना पता नहीं था, लेकिन अब वो चीज आपको पता चलने वाली है। तो वेलनेस, अब वेलनेस की परिभाषा को समझ लीजिए, फिर वेलनेस इंडस्ट्री के अलग एंगल को समझेंगे। वेलनेस की परिभाषा ये है कि लोग अच्छे दिखने के लिए खर्चा करेंगे तो क्या करते हैं? अच्छे कपड़े, अच्छे घड़ी, अच्छा मोबाइल, अच्छा शैम्पू, अच्छा क्रीम, अच्छा लोशन, अच्छा साबुन, एक्सरसाइज, खुद पे ध्यान देना और बीमारी न होने के लिए जो फॉलो करना, ये सारी चीजों को वेलनेस कहते हैं। वेलनेस कहते हैं। आप पिछले दौर को देखो, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है, कोई जमाना था लोहे बाजार की तेजी थी, केमिकल बाजार की तेजी थी, कपड़े बाजार की तेजी थी, गोल्ड बाजार की तेजी थी, ऐसी कई इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उसमें तेजी थी, सब में तेजी थी। अब सिर्फ एक ही चीज में तेजी रहेगी। वो दौर शुरू हो चुका है वेलनेस का। ये दौर शुरू हुआ है 2020 में। तो 2020 से 2040 का जो समय है वो वेलनेस इंडस्ट्री का है। अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है इस चलते हुए दौर में,
तो आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन वेलनेस का नहीं है। अब इसमें भी कुछ ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है कि आप वेलनेस के प्रोडक्ट को बनाना शुरू करो और सप्लाई करो, मैन्युफैक्चरर बनो। अब मैन्युफैक्चरर बनना है तो आपको पहले तो कोई यूनिक चीज कोई साइंटिस्ट से लेनी पड़ेगी, तो उसकी रॉयल्टी देनी पड़ेगी, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी पड़ेगी। और आपको पता है जो बनाता है वो कभी बेच नहीं सकता, और जो बेचता है वो कभी बना नहीं सकता। इसीलिए देखो बहुतों ने बहुत कुछ बनाया है, बेच नहीं पाए, तो फिर क्या करते, उल्लू बनाते, और उल्लू ज्यादा देर नहीं बना सकते इसको, क्योंकि अगर आ जाती है वो थोड़ा सा आगे जाने तो वो नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट, आप एजेंसी ले लो डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बहुत सारे गुजरात की एजेंसी ले ली, बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। या तो आप क्या करो, कंसल्टेंसी खोल दो, मेरे पास आओ, मैं तुमको अच्छा रहने के लिए प्रोडक्ट देता हूं, दुकान खोल के बैठो। लेकिन आज की तारीख में सबसे बेस्ट है कि वेलनेस का बेस्ट प्रोडक्ट हो और वो एमएलएम में हो, तो खाली आपको इसको प्रमोट करना है, बेचना नहीं है। बेचना नहीं है, ज्ञान देना है। मैं एक आदमी को ज्ञान दे रहा हूं, प्रोडक्ट बढ़िया है, लेकिन मैं बेचता नहीं हूं। चाहिए कंपनी में पैसा भरो, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमें वेलनेस में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मल्टी लेवल मार्केटिंग की, जो ट्रू यूनिटी के पास है। अभी हेल्थ यानी क्या, आप फिजिकली मेंटली एकदम फिट हो तो आप हेल्दी हो। एक आदमी को कोई बीमारी नहीं, दिमाग ठीक नहीं है तो बोले देखो पागल आ रहा है, जरा संभालना, कुछ भी कर सकता है। तो मेंटल हेल्थ, तो WHO की डेफिनेशन है फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग ऑफ पर्सन एंड नॉट मैनली ए डीसी। लेकिन इस डेफिनेशन पे आज तक कोई नहीं काम कर रहा है। एक डॉक्टर के पास अब जब जाते हो ना, अगर घुटने का प्रॉब्लम है ना तो बोलेगा आर्थराइटिस है, लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी ये है मेडिकल की, हमारे शरीर में होने वाली हर बीमारी को मेडिकल लैंग्वेज में साइकोसोमेटिक डिसीज क्या कहते हैं, साइकोसोमेटिक, ये वर्ड लिख के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो कहीं ना कहीं आपका मन भी बीमारी है, जो एक्चुअल रेस्पॉन्सिबल है बीमारी के लिए। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी को डर है ना, डर, तो उसका घुटना खराब होगा, तो आप घुटनों का इलाज करोगे, लेकिन असली इलाज डर का करना पड़ेगा। जिसके सिर पे बोझा है ना, उसको पैरालाइज होता है। मेरे पास एक मरीज आते थे, जब मैं क्लिनिक चलाता था, उस समय की बात है। वो मरीज की उम्र थी 68 ईयर। मैंने कहा अंकल आपके, बहुत पुरानी बात है, मैंने कहा अंकल आपके सिर पे जरूर कोई बोझा होगा। बोले नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी 2 पीढ़ी बैठ के खा सकती इतना पैसा है। एक जमाने में मैं अपनी कार में, बिगड़ी हुई कार में गोनी भर के पैसा रखता था, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, दूसरी बार तीसरी बार आया तो मुझे पता चला, पहला लड़का 42 ईयर, कुछ नहीं करता था। पैरालाइज होने के बाद बिजनेस में ध्यान देना शुरू किया, बोझा नंबर 1। दूसरा लड़का 3 साल छोटा, कुछ नहीं करता। तीसरा लड़का उससे 2 साल छोटा, कुछ नहीं करता। ये 3 बोझा। माँ बाप के पास कितने भी पैसे हो, अगर बच्चे होनहार नहीं है तो उसके लिए बोझा है। और बोझे की असर, आदमी 5 किलो उठा के चल सकता है, 10 किलो, लेकिन 400 किलो सिर पे रखो तो बैठ जाएगा, चल नहीं पाएगा। बोझा इसी को है। शायद मुझे लगता है धीरूभाई अंबानी के साथ भी यही हुआ। पैसा बहुत आ गया, नो डाउट, भाई मुकेश अंबानी बहुत होशियार निकले, लेकिन तब तो उनको पता नहीं था ना कि मेरे 2 बेटे इतना बड़ी सल्तनत, इतना बड़ा कारोबार संभाल पाएंगे। क्या लगता है आपको? मेरा एनालिसिस है। तो इसीलिए जिसके सिर पे बोझा है, इसलिए हर बीमारी के पीछे आपकी मानसिक स्थिति का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए ऑल डिसीज साइकोसोमेटिक है। ये अलग एक सब्जेक्ट है, कभी इस सब्जेक्ट में हम लोग पूरे 3-4 घंटे की बात करेंगे, बीमारी एंड साइको। अभी नहीं करेंगे, कभी वो भी करेंगे। हरदम एक ही क्यों सुनना भाई, अलग टाइम अलग बातें करेंगे। लेकिन आज का हमारा प्रोडक्ट समझने का सेशन है, इसलिए वो सारी बातें बेसिस वाली अभी हम नहीं लाएंगे, देखेंगे आगे। तो हेल्थ के ऊपर हमने देखा। अभी वेल्थ यानी पैसा। वेल्थ का बहुत सारा मतलब है। देखो, वेल्थ का ये भी मतलब है
कि आपके शेयर है वो भी वेल्थ है, कैश है वेल्थ है, आपकी वेल्थ मतलब एवरीथिंग, जिसको बेचने तो पैसा है वेल्थ। तो हेल्थ और वेल्थ दोनों अगर आपके पास है तो ये आप खुश रह सकते हैं। मान लो हेल्थ है वेल्थ नहीं है, वेल्थ है हेल्थ नहीं है, लोगों के पास दोनों नहीं है। एक पलंग पे 2 करोड़ ऐसे कैश पड़ा है और एक पलंग पे वही जिसका पैसा वो पड़ा है, बीमार। आपको क्या लगता है, हैप्पी रहेगा क्या? नहीं, हम यही नहीं समझ पाए जीवन में आज तक, बस यही हमारी समस्या है, यही हमें समझना है, यही पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? यही पता होना चाहिए कि जितनी आपकी संपत्ति है उतना ही आपका शरीर। एक आदमी 41,000 करोड़ छोड़ के गया, 40 साल की उम्र से कुर्सी पे बैठा था, 61 साल की उम्र तक कुर्सी पे ही बैठा रहा, 21 साल तक उसने सजा काटी कुर्सी पर बैठकर, और 41,000 करोड़ छोड़ के गया। उसका नाम है मिस्टर झुनझुनवाला। तो आपको नहीं लगता 40 साल में उम्र पूरी हो गई थी, 21 साल सजा काटी कि आनंद लिया? लोग डांस कर रहे थे बैठा था, लोग खा रहे थे बैठा था, लोग घूम रहे थे बैठा था। इंसान के शरीर को ईश्वर ने ऐसे डिजाइन किया है कि हम 100 साल से ज्यादा जी सकते हैं, 120 साल जी सकते हैं। जल्दी से हाथ ऊपर करिए जो 120 साल जीना नहीं चाहता है, करो ना यार। ये लड़के की उम्र बहुत छोटी है, इसकी शादी भी नहीं हुई है, ये 120 साल जीना नहीं चाहता। शायद ये जिंदगी से कंटाल गया होगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, इसको 120 साल से ज्यादा जीना है, इसको 120 साल नहीं जीना है, इसको 120 साल से ज्यादा जीना है। आप लोग तो घाटे में रहे ना, घाटे का काम हो गया ना, आप लोग तो घाटे में रहे। तो इसीलिए कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता है, मानते हो? तो मुझे बताइए ज्यादा जीने के लिए पता क्या है? कोई भी बीमार नहीं गिरना चाहते हो तो हेल्दी रहने के लिए क्या पता है? वो दोनों पता करने के लिए आप यहाँ इकट्ठे हुए हो। हाँ, क्योंकि अभी मैं दूसरे में शुरू करता ब्रेक कर लेते हैं कि अब एक नया मॉडल आएगा।